आर्थिकी जीवन से भरे इस युग में आप सभी का कहीं न कहीं आर्थिक क्रियाओं प्रक्रियाओं को लेकर, है ना, उनको मसलों को लेकर, तरह तरह की समस्याओं के निजात पाने से लेकर इस दुनिया में आज भी बचत और व्यय के संदर्भ में कोई बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि आधारभूत संरचनाओं, आधारभूत अवधारणाओं को बिना समझे ही आय के स्रोतों की ओर जाना, बचत पर ध्यान न देना, निवेश को प्रोत्साहन न देना, इन सब के बीच हम अर्थशास्त्र को लेकर आज आपको मध्य प्रदेश पीएससी के अंतर्गत इन्हीं कुछ मूल अवधारणाओं पर बात करने वाले हैं। चूँकि ये मूल अवधारणाएं जो कि अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई हैं, ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी होता है, तो आज का लेक्चर एक स्टूडेंट्स, एक परीक्षार्थी के लिए तो अनिवार्य है ही साथ में एक सामान्य जनजीवन, जनमानस वाले व्यक्ति के लिए भी आवश्यकता है। मैं सुजीत कुमार ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी मध्य प्रदेश पीएससी के मेंस टेस्ट जो पेपर्स हैं उस पे आगे उस लेक्चर्स को बढ़ाने वाले हैं, पेपर 3 पार्ट ए के संदर्भ में। तो पिछला हमारा जो लेक्चर्स था वो सिलेबस को लेकर हमने उस पर डिस्कस किया था। आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं, जो भी सब उसके डिविजन्स हैं, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए इस आर्थिक युग में हम उसकी कुछ मूलभूत अवधारणाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमने कहा कि मध्य प्रदेश पीएससी मेंस में जो भी सिलेबस हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, उस टॉपिक पर आने से पहले बहुत ध्यान से समझिएगा कि अर्थशास्त्र के या अर्थव्यवस्था के मूलभूत अवधारणाओं को समझना अति आवश्यक है। जैसे अर्थशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है ना, और अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में बेसिक जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है मूलभूत तौर पर, वह क्या है। साथ ही साथ में आपने कई शब्दावलियाँ सुनी होंगी, जैसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें हम और आप, है ना, उसके भाग हैं। तो इन सब पर हम बेसिक तौर पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस लेक्चर्स में हम अर्थशास्त्र को समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो अर्थशास्त्र यहाँ पर लिखा गया है आपके सामने, और चूंकि हमने इस पर थोड़ा बहुत डिस्कस आपको सिलेबस के अंतर्गत ही किया था, फिर भी हम इस पे चर्चा थोड़ा करना हम लाजमी है, बनता है। जैसे अर्थशास्त्र जो है, हम सभी को पता है कि अर्थशास्त्र का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में पहले आता है कौटिल्य का नाम, क्योंकि उनकी पुस्तक का नाम ही था अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र पुस्तक में मुख्य रूप से कौटिल्य ने राजनीतिक जो व्यवहार था, उस समय की परिस्थितियां थी, उस पर उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से फिल्माया था, उसमें बताया था उन्होंने। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में उन्होंने इसकी चर्चा की थी। साथ ही साथ में अर्थशास्त्र के एक और विद्वान हैं जिनको हम एडम स्मिथ के नाम से जानते हैं। एडम स्मिथ की खास बात क्या है कि ये अर्थशास्त्र के आधुनिक युग के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का क्या जनक माना जाता है, और इन्हीं के आधार पर अर्थशास्त्र का जो वर्तमान स्वरूप दिख रहा है, वह पूरे वर्तमान स्वरूप में कहीं न कहीं इनके जो सिद्धांत थे, जो विचार थे, आज भी दिखाई देते हैं। कहीं न कहीं इनके सिद्धांत सामान्यतः हम ये मानते हैं कि ये पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, या जो पैसे या धन की बात करने वाले लोग हैं या विचारक हैं, उसके ये पिता रहे हैं, इसके ये अग्रणी दूत रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनका ही विचार आज भी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उस आधार पे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो सामान्यतः अर्थ शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि यहाँ धन से होता है, ये एकदम सामान्य अर्थ होता है, और शास्त्र का मतलब है कि अध्ययन करना है। ठीक है, इस पे बहुत जोर नहीं देना है, लेकिन फिर भी आपको शुरुआत है तो थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो अर्थ का मतलब होता है धन या पैसा, है ना, या सामान्यतः हम इसे मुद्रा भी कहते हैं। चूंकि आजकल मुद्रा कई रूपों में है, तो इसको धन कहना ही क्या होगा, सही होगा। इस धन को साथ ही साथ में हम पूंजी भी कहते हैं, क्योंकि धन और पूंजी में थोड़ा अंतर ये है कि धन जैसे आपकी जेब में पड़ा है
है ना, उससे 1 रुपये है आपकी जेब में तो 1 से 2 रुपये नहीं बनेगा। अगर आप उस 1 रुपये को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो वो क्या होता है, 2 रुपये बन जाता है। तो इस प्रकार वह जो 1 रुपये है, वो धन है, वो पूंजी बन जाता है। तो अर्थशास्त्र का मीनिंग ये निकलता है। साथ ही साथ में इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं से हम स्पष्ट हो जाएंगे कि वास्तव में इस विषय के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो एक सामान्य परिभाषा है कि धन से संबंधित, समझिएगा, धन से संबंधित व्यवहारों, बहुत ही सामान्य चीज है, धन से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन जिसमें व्यक्तिगत हितों से लेकर वैश्विक संस्था तक क्या होते हैं, समाहित होते हैं। देखिए, पैसा चाहे एक व्यक्तिगत तौर पर आप उसे कमाएं, खर्च करें, बचत करें, वो भी ठीक है। साथ ही साथ में व्यक्तिगत तौर से लेकर जो वैश्विक स्तर की संस्थाएं हैं या कोई देश है ना, कोई राज्य है, वो सभी इसके अंतर्गत क्या आते हैं। तो उन सबका व्यवहार जो कि धन से संबंधित है, उन सबका व्यवहार किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये पहली परिभाषा थी। एक अर्थशास्त्री हैं रॉबिन्सन, वो क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव की इच्छाओं, चूंकि मानव की इच्छाएं कई प्रकार की होती हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, है ना, व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक प्रकार की होती हैं, तरह तरह की होती हैं। तो यहाँ पर मानव की इच्छाओं और आवश्यकताओं, भाई कोई भी आपकी तो इच्छा बहुत कुछ होगी कि हमारी ये इच्छा है कि हमारे पास कार हो, है ना, बहुत बड़ा घर हो, है ना, बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन आपके पास संसाधन क्या है, सीमित हैं, है ना। तो उनको आपस में क्या करना है, आपको सामंजस्य बैठाना है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारे पास संपत्ति कितना है, और उस संपत्ति से हम किस किस प्रकार की इच्छाओं की को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ये जो संपत्ति है आपकी, है ना, अर्थात संसाधन आपके पास क्या है, मतलब पैसे कितने हैं, जमीन कितने हैं, आय के स्रोत क्या हैं, उन संसाधन और आपकी जो इच्छा है उनके मध्य सामंजस्य बैठाने को लेकर जो भी अध्ययन करता है विषय, उसको क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। ये रॉबिन्सन कहते हैं। ठीक, एक मार्शल की परिभाषा है। मार्शल कहते हैं कि जीवन के सामान्य व्यवसाय में मनुष्य के अध्ययन के रूप में अर्थशास्त्र क्या करता है, अध्ययन करता है। तो इस मार्शल की परिभाषाओं में बस यही जो शब्द है, इतना ही काफ़ी है अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के लिए कि जीवन के सामान्य व्यवसाय में मनुष्य का अध्ययन। व्यवसाय का मतलब ये है कि जो भी मनुष्य ऐसे कार्य करे जिसका उद्देश्य आर्थिक हो, अर्थात किसी भी कार्य करने के पीछे सामान्यतः उसका आर्थिक हित क्या हो, छिपा हुआ हो। तो सामान्यतः इसकी बात करते हैं कौन, मार्शल कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन परिभाषाओं के बाद हम आते हैं कि अर्थशास्त्र के प्रकारों पर। देखिए, सामान्यतः ये मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट में आप जाएंगे तो मेंस में इस प्रकार के सबसे 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट वाले, उसमें ये पूछे जाते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है या समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। यहाँ से प्री के भी क्वेश्चन निकलते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से तात्पर्य क्या है, या अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं, या समष्टि अर्थशास्त्र में कौन से तथ्य शामिल होते हैं, कौन से उदाहरण। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। छोटी व्यष्टि में देखिएगा, ये माइक्रो है, माइक्रो का अर्थ ही होता है कि छोटी चीज़ें, छोटी इकाई व सिद्धांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। मतलब अर्थशास्त्र को उसकी सुविधा के अनुसार, अध्ययन की सुविधा के अनुसार उसे 2 भागों में बांटे हैं, पहला है व्यष्टि और है समष्टि। तो इसमें बात ही है कि छोटी इकाई व सिद्धांतों का अध्ययन करना, मतलब छोटे स्तर पर यदि कोई अर्थशास्त्री किसी भी बात को लेकर अध्ययन करता है, किसी घटना परिघटना या उसके प्रभावों को लेकर अध्ययन करता है, तो वह किस में आते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जिसमें नियम व सिद्धांतों की क्या होती है, व्याख्या होती है। उदाहरण, मांग और पूर्ति का नियम। जैसे मांग और पूर्ति का नियम बता दिया जाएगा कि भाई मांग और पूर्ति का नियम क्या है, सामान्यतः थोड़ा सा समझिएगा। मांग और पूर्ति का नियम यह है कि अगर किसी वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ती है ना, मांग क्या होती है, बढ़ती है, तो उसकी कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी, बजाय कि पूर्ति स्थिर रहे या फिर कम रहे। तो ऐसी स्थिति में किसी भी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। सामान्यतः जब शादी विवाह का सीजन आता है, आप देखते होंगे तो सब्जियों के दाम, है ना, और मिठाइयों के दाम,
है ना। इस प्रकार से कुछ जो सामान्यतः है या सोने चांदी आभूषणों के दाम वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि यथासंभव इसकी आपूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता। तो मांग ज़्यादा होती है और पूर्ति कम होती है या स्थिर होती है, तो इस आधार पर उसकी कीमत वस्तुओं की क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसे ही कहते हैं सामान्यतः मांग और पूर्ति का नियम। पूर्णतः महंगाई पर वैसे तो ये कहा जाए कि पूरे अर्थशास्त्र में ये मांग और पूर्ति का नियम लागू होने वाला है। अर्थशास्त्र के साथ साथ ये आपके जीवन में भी काम करता है। मांग और पूर्ति का नियम आपको हर रोज हर तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से इस नियम को आपको अपनाना पड़ता है। जैसे सामान्यतः आप किसी के घर जाते हैं, पहली बार जाएंगे तो आपकी खूब इज्जत होगी। हो सकता है घर पे वो आपको बिना खाना खिलाए ही, है ना आने दे। दूसरे दिन आप जाएंगे, हो सकता है खाना खिलाए लेकिन उतने मन से ना खिलाए। तीसरे दिन आप जाएंगे, नाश्ता कराएगा। चौथे दिन आपको चाय भी पिलाएगा, है ना। तो बार बार ऐसे जाते जाते पता चला कि एक समय ऐसा आएगा 5-7 बार के बाद कि बोलेगा भैया पानी भी नहीं चला, अपन बाहर ही चाय पानी करके आते हैं, है ना। तो प्राय ये देखा जाता है व्यवहारों में, अगर आपने अपनी सप्लाई बढ़ाई, आपूर्ति बढ़ाई, बार बार उसी कार्य को कर रहे हैं जिसकी वह चाह नहीं है, सामने वाले की डिमांड नहीं है कि आप आए, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो कीमत है, वो क्या होती है, घट जाती है। तो ये मांग और पूर्ति का नियम हर जगह काम करता है। तो चूंकि इस नियम को तो हम जब पढ़ते हैं तो कहाँ पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जब हम उस नियम को अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ है मांग और पूर्ति के नियम का, जब हम प्रभाव देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, मतलब सिद्धांत, छोटी छोटी इकाइयां, है ना, घटनाएं यहाँ देखी जाएंगी, लेकिन जब उसके व्यापक प्रभावों की बात करेंगे तो उसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। देखिए नियमों सिद्धांतों का व्यवहारिक पक्ष देखा जाता है एवं उसके प्रभावों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उदाहरण क्या, उपभोग, उत्पादन, आय, मांग, पूर्ति के नियम का प्रभाव। याद रखिएगा ये जो शब्द है लास्ट में प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नियम यहाँ है लेकिन उन नियमों सिद्धांतों के प्रभाव की चर्चा यहाँ पर की जाती है सामान्य तौर पर। ठीक है, तो समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये बेसिक अंतर है। और इस तरह से आगे बढ़े। हाँ ठीक, हाँ अब आते हैं 3 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्रों की बात करते हैं हम। अर्थव्यवस्था के क्या है, 3 क्षेत्र हैं। देखिएगा यहाँ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर की बात करते हैं, है ना, क्षेत्र की बात करते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है प्रश्न, यहाँ से आपके प्री में भी प्रश्न बनते हैं और मेंस में भी बनते हैं। और कहीं ना कहीं इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को बिना समझे आप किसी भी प्रकार से अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के मेंस को पढ़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसको बहुत बारीक से हम समझेंगे कि जितना आवश्यक हो हमारे एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है कि इसको 3 क्षेत्रों में तो हमने बांटा। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग कच्चे माल के तौर पर आर्थिक गतिविधि हेतु प्राप्त करते हैं। एकदम सामान्य सी बात है कि जब मनुष्य को लगा कि भाई हमें भूख लगी है, हमें घर की आवश्यकता है, तो सामान्यतः वो गया कंदमूल तोड़ लिया, है ना, उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो उसका उद्देश्य उतना ही था कि जितना हमें क्या हो, हमारी जो आवश्यकता हो उसकी पूर्ति हो जाए। लेकिन धीरे धीरे सभ्यताओं के डेवलपमेंट या उनके विकास होने के साथ साथ लोगों को ये महसूस हुआ कि जो चीज़ें हमें प्रकृति प्रत्यक्ष तौर पर प्रदान कर रही है, या हम कुछ गतिविधि करें, शारीरिक मानसिक गतिविधि करें, तो हमें वस्तुओं की जो मात्रा है वो अधिक मिल रही है। तो ये मात्रा जो अधिक है, क्यों ना हम इसको दूसरों को दे दें। तो भाई 1 बार दोगे, 2 बार दोगे आप दूसरों को, है ना, तो बार बार तो कल्याण की अवधारणा होगी नहीं। तो आपको लगेगा जो वस्तु हमारे पास है हम आपको देते हैं, जो आपके पास वस्तु आप हमें दे दो। तो धीरे धीरे ये जो आर्थिक गतिविधि है, अर्थात इसमें लाभ और हानि के उद्देश्य से जब हम गतिविधियां करना शुरू कर देते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, तो प्रायः वो क्या कहलाने लगता है, प्राथमिक क्षेत्र। आप सभी को ज्ञात होगा, या पहले वस्तु विनिमय होता था, 1 वस्तु के बदले 2, है ना, 10 बकरियों के बदले 1 गाय, 1 किलो गेहूं के बदले 2 किलो धान, इस तरह से वस्तु विनिमय होता था। तो धीरे धीरे ये जो प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात जैसे खेत की बात करें, अनाज की बात करें, है ना, अनाज हुआ या फल हुआ, ये जो प्राकृतिक संसाधन है,
इनका कच्चे माल के तौर पर जब हम पहली बार प्रकृति से क्या कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राप्त करते हैं, तो वो क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, इसका उदाहरण है कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र या गतिविधियां। देखिए, खेती करना किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उससे संबंधित गतिविधियों का मतलब ये है पशुपालन। यहाँ पशुपालन भी है और यहाँ पर पशु चारण भी है, दोनों में अलग है। पशुचारण सामान्यतः जब आप भेड़ बकरियों को क्या करते हो, चराने लेके जाते हो, तो वो पशुचारण के अंतर्गत है। और पालन का मतलब ये है कि जब आप पशुओं को एक ही स्थान पर, है ना, रख कर उनको सुरक्षित तरीके से क्या करते हो, जब आप उन्हें चारा देते हो। तो पशुपालन एवं पशुचारण दोनों ही किसमें है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप हैं, अर्थात उदाहरण है। साथ ही साथ में उत्खनन है, माइनिंग की बात करता है। ये आखेट की बात करता है। आखेट का मतलब होता है कंदमूल, फल फूल जो वनों से हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करते हैं। इसमें वानिकी भी आता है। वानिकी का मतलब ये हो गया कि फल फूल कंदमूल के अतिरिक्त जब हम लकड़ियों को आर्थिक उद्देश्यों के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उन्हें हम काटते हैं, है ना, या उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, ये उदाहरण हो गए। अब इस प्राथमिक क्षेत्र का या द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, कहीं ना कहीं किसी भी देश में आप चले जाइए तो तीनों क्षेत्रों का योगदान होता है, अर्थात तीनों क्षेत्रों में लोग लगे रहते हैं। तो वैसे ही देखा जाता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में, अर्थात जैसे पूरे देश की जो आय है वो 100 रुपये की है। जैसे किसी परिवार की आय होती है 100 रुपये, तो मान लीजिए उसमें से 50 रुपये आपका व्यापार से आ रहा है, 20 रुपये आप, है ना, किसी कोई नौकरी कर रहा है, 10 रुपये किसी अन्य प्रकार की सेवा दे रहा है ना, क्या ब्याज कहीं से भी आ रहा है पैसा। तो सामान्यतः ये मान लिया जाता है कि यह 100 रुपये इस देश की क्या है, इस परिवार की इनकम है। तो वैसे ही देश की भी इनकम होती है। तो देश की जो इनकम होती है उसमें जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोग लगे रहते हैं उनसे जीडीपी का या राष्ट्रीय आय का कुल हिस्सा कितना आता है, 17.7%। ये नए आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा है, अप टू डेट है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी का योगदान 17.7% है। इन आंकड़ों को चाहे द्वितीय क्षेत्र में हो, चाहे प्राथमिक क्षेत्र में हो, तृतीय क्षेत्र में हो, इन प्रकार के आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यह आंकड़े पूरे अर्थशास्त्र में, आगे अर्थव्यवस्था में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, और आंसर राइटिंग में जब आप लिखेंगे तो यह आंकड़ा आपको बार बार प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब आंकड़ा एक है और उसका प्रयोग कई जगहों पर करना है। ठीक है, तो इन दूसरे पॉइंट से ये हो गया। अब आते हैं रेड कॉलर वर्कर या जॉब। मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र में लोग लगे रहते हैं उनको हम सामान्यतः किस नाम से संबोधित करते हैं, रेड कॉलर वर्कर या जॉब। ठीक है, और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखा जाता है कि जिस भी देश के अधिकांश लोग, अर्थात 50% से ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, अर्थात कृषि एवं उससे संबंध प्रक्रियाएं, खनन उत्खनन के अंतर्गत, आखेट या वानिकी के अंतर्गत, तो ये मान लिया जाता है कि वह अर्थव्यवस्था अपने प्रारंभिक अवस्था में है या फिर वह पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो भारत प्रायः आज़ादी से पहले 1947 या 50 से मान लीजिएगा, उस आज़ादी को हम आर्थिक वर्ष के आधार पर नहीं देखते हैं, 1951-50 से पहले वो क्या था, प्रारंभिक अर्थव्यवस्था के तौर पर था, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा था, वह पिछड़ी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत था। 1970 के बाद से धीरे धीरे योजनाओं का जो क्रियान्वयन होना शुरू हुआ और उसके बाद में 1991 में जो आर्थिक सुधार आए, उससे देश तेजी से क्या हुआ, प्रगति किया और आज भी कर रहा है। तो ये बात हुई कि जिसका अधिक हिस्सा क्या हो, 50% से, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिएगा कि यह उदाहरण का मतलब कौन से देश ऐसे हैं जो आज भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तो प्रायः आप देखेंगे जो मध्य अफ्रीकी देश हैं, मध्य अफ्रीकी देश प्रायः वो क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम सामान्यतः उनकी अधिकांश जनसंख्या क्या होती है, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी रहती है, जिन्हें हम पिछड़ी अर्थव्यवस्था या प्रारंभिक अर्थव्यवस्था के तौर पर देखते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र हुआ। अब आते हैं द्वितीय क्षेत्र पर। प्राथमिक क्षेत्र में एक और एग्जाम्पल आया है अभी हाल ही में एग्जाम में, कि है ना, मछली पकड़ना या मत्स्य, है ना, जो मत्स्य प्रक्रिया है, मत्स्य पालन की प्रक्रिया है या मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया है, वह सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके अलावा एक और आता है, जैसे कुक्कुट पालन, है ना, जैसे मुर्गे को हम पालते हैं, कुक्कुट, है ना,
कुक्कुट पालन की बात करते हैं, वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ये है कि इसमें द्वितीयक क्षेत्र का मतलब ही होता है जहां पर इंडस्ट्री की बात हो, है ना, निर्माण विनिर्माण की बात हो, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का जो कच्चा माल है जो हमने प्रकृति से प्रत्यक्ष तौर पर लिया था, अब उसका हम क्या करेंगे, मूल्य बढ़ोतरी या मूल्य उसका बढ़ जाए, हमें ज़्यादा फायदा हो, हमें लाभ हो, इस उद्देश्य से हम उसके रूप को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार की परिवर्तन की प्रक्रिया करने वाले लोग या जो गतिविधियां करते हैं उन्हें हम किस में शामिल करते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। जैसे आपने फसल के तौर पर गेहूं का उत्पादन किया, तो उत्पादन आपने किया तो आज के समय में लगभग 24 रुपये के हिसाब से गेहूं को आपने बेचा, तो ये जो 24 रुपये का आपने कार्य किया, आर्थिक आपको लाभ मिला, ये कहाँ का है, प्राथमिक क्षेत्र का है। जबकि अब उस 24 रुपये वाले गेहूं को कोई भी आटा चक्की या छोटी इंडस्ट्री क्या करेगी, उसे आटे में जब गेहूं को कन्वर्ट करेगी तो उसका मूल्य 30 से 35 रुपए किलो हो जाएगा, है ना, उसी गेहूं का मूल्य बढ़ गया। तो ये जो मूल्य बढ़ाने की प्रक्रिया है, क्योंकि पहले गेहूं जैसा दिखता था वैसा तो है नहीं, रूप भी परिवर्तित हुआ और मूल्य भी बढ़ गया। तो यह प्रक्रियाएं जो लोग करते हैं, है ना, या जहां जिस स्थान पर होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर। तो इस प्रकार के क्षेत्र में जो लोग लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर, या फिर क्या कहते हैं, जॉब, ब्लू कॉलर वर्कर। ब्लू कॉलर चूंकि रंगों का बहुत विशेष प्रत्यक्ष तौर पर इस क्षेत्र से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके पीछे यह है कि प्रायः ये जो शब्दावलियां हैं ये यूरोपीय देशों की है। तो आपने देखा होगा कई प्रकार की हिंदी फिल्मों में भी कि जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंपनियों में काम करने वाले वर्कर होते हैं, है ना, वो नीले प्रकार के क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, है ना, डार्क ब्लू। तो उस प्रकार के आधार पर रख दिया जाता है कि भाई इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो तो आप इस प्रकार के क्या पढ़ो, है ना, कपड़े पहनोगे, है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को मूल्य वृद्धि, ध्यान रखिएगा इसका कीवर्ड यही है, मूल्य वृद्धि और रूप परिवर्तन, ध्यान से समझिएगा, मूल्य वृद्धि और रूप परिवर्तन, ये जहां भी होगा वो क्या कहलाएगा, द्वितीय क्षेत्र, ध्यान से समझिएगा। उदाहरण है समस्त औद्योगिक क्षेत्र के कार्य। आप जितनी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, वस्तु को लेकर, है ना, जब उसमें मूल्य वृद्धि और रूप परिवर्तन का दोनों का कार्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायः द्वितीयक क्षेत्र। याद रखिएगा कि रूप परिवर्तन ही काफी नहीं है, उसमें मूल्य भी वृद्धि हो। रूप परिवर्तन कर देना, जैसे आपके पास गेहूं है, आप उस गेहूं को क्या करोगे, सड़ा दोगे, है ना, तो सड़ा देने से रूप तो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन क्या उस गेहूं का मूल्य बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो उस प्रकार के कार्य करने से इस देश को और आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो दोनों चीजें यहाँ पर एक दूसरे से साथ होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए, मूल्य वृद्धि के साथ क्या होनी चाहिए, रूप परिवर्तन की बात। तो समस्त औद्योगिक क्षेत्र के कार्य, इसमें निर्माण है, निर्माण वह शब्द होता है जिसमें प्रायः श्रम आधारित होते हैं, है ना, शारीरिक श्रम की बात करते हैं। और एक होता है विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जिसमें श्रम तो है ही, साथ साथ में क्या है, पूंजी की बात होती है, मतलब कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत होती है, तकनीकी की जरूरत होती है, तो वो भी निर्माण क्षेत्र पर आधारित होते हैं। सेम प्राथमिक क्षेत्र की तरह 17.7 था प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र का, है ना, जीडीपी में योगदान, यहाँ पर 27.6% हो गया है। यह है नए आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर, याद रखिएगा, ठीक है, इन आंकड़ों को याद रख लीजिएगा, अब ये आगे आपको काम आने वाले हैं सतत। तो अगला पॉइंट से जो राष्ट्रीय आय है, जो राष्ट्रीय आय में 50% से अधिक भागीदारी होने पर कोई भी देश या राष्ट्र औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। सेम जैसे आपने प्राथमिक क्षेत्र के तौर पर देखा कि 50% से अधिक भागीदारी अगर किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का है तो वो प्रारंभिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो वैसे ही राष्ट्रीय आय में 50% से अधिक भागीदारी हो लगभग, तो वह औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसी बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं। क्योंकि ये भारत का आंकड़ा है तो आप इससे अनुमान लगा लीजिएगा कि भारत औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थात उसकी जो अर्थव्यवस्था है औद्योगिक अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि कैसी अर्थव्यवस्था है, सेवा और औद्योगिक दोनों क्षेत्र का। अभी आंकड़ों से समझ में आएगा, ठीक। यह है तृतीयक क्षेत्र, इसे हम सामान्यतः सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, है ना। और इस प्रकार के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग क्या कहलाते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर। अक्सर आपने देखा होगा सामान्य तौर पर बैंक कर्मचारी हुआ,
है ना, टीचर हुआ, है ना, जो भी सेवा देते हैं, प्राइवेट सेक्टर हुआ, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर के अधिकारी हुआ, तो ये प्रायः वाइट कलर की शर्ट पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं या पहनते हैं। तो प्रायः ये देखा गया है कि इस क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े रहते हैं, क्योंकि सेवा क्षेत्र है, तो वह वाइट कलर की शर्ट या कपड़ों को प्रेफरेंस देते हैं, वरीयता देते हैं। लेकिन हाल ही में इसके दो पार्ट और हैं जो हमने पहले बताया आपको, चतुर्थ, अभी हम आगे बात करेंगे चतुर्थ और पंचम, है ना, पंचक या पंचम। तो ये आगे हम बात करेंगे, चूंकि इसी का वो उप विभाग है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तृतीयक या सेवा क्षेत्र के दो भाग और भी हैं, ठीक है। तो पहले हम तृतीयक क्षेत्र को देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित हो। ये तो ऊपर ही बात कही गई है कि जो सेवा से क्या होती है, संबंधित होती है। लेकिन खास बात यह है, इसमें मानसिक एवं शारीरिक शक्ति, शारीरिक जो शक्ति होती है या उसका प्रयोग होता है, उसकी प्रकृति पर निर्धारित होता है। अर्थात इसमें शारीरिक श्रम भी जरूरी है और क्या है, मानसिक, दोनों की बात की जाती है। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आप कार्य कर लेंगे, या कोई भी वकील है या टीचर है तो वो केवल ऐसा नहीं कि मानसिक श्रम ही करता है, साथ ही साथ में क्या होता है, शारीरिक श्रम करता है। लेकिन हाँ, जैसे वैज्ञानिक हुए, है ना, प्रशासक हुए, और एक सामान्य तौर पर जैसे एक ड्राइवर हुआ गाड़ी का, तो दोनों की शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम की प्रकृति में अंतर पाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही रखे जाते हैं, इस बात पर देखिएगा। जैसे इसके अंतर्गत शिक्षा है, परिवहन है, बैंक, बीमा, ये सब क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीयक। और सबसे इंपॉर्टेंट यह पॉइंट्स है कि जीडीपी में इसका योगदान 2023 और 24 के आधार पर, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 54.7% है, ठीक। और सेवा क्षेत्र में अधिक योगदान का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था विकसित होने की ओर है। ये तो अच्छी बात है, ये पॉइंट्स दिखा रहा है कि भारत किस ओर है। और आप सबको पता है कि जब भारत की कुल राष्ट्रीय आय में 54.7% हिस्सा किसका हो रहा है, सेवा क्षेत्र का हो रहा है। और सेवा क्षेत्र का होने के कारण इसका मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जल्दी ही विकसित अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन कठिनाई कहाँ है, आप बोलेंगे कि ऐसे में तो सर इसको परिभाषित कर देना चाहिए, है ना, विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में ला देना चाहिए भारत को। फिर क्या समस्या है, समस्या है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, है ना, जनसंख्या वृद्धि दर का अधिक होना, तमाम तरह की समस्याएं हैं। फिलहाल वो हम आगे बात करेंगे। ये रहा आपका तृतीय क्षेत्र। हाँ, अब तृतीय क्षेत्र का दो उप क्षेत्र है। प्रायः ये 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके मेंस में, तो यहाँ भी इस चीज को समझना जरूरी है ना। आगे भी इस बात पर चर्चा हो जाएगी कभी। चतुर्थ क्षेत्र वो होते हैं जिसमें तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी को आधार बनाया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, शोध अनुसंधान हुआ। इस प्रकार के जो भी लोग इन फील्ड से जुड़े होते हैं, शोध अनुसंधान से, इंजीनियरिंग फील्ड से, उनको हम सेवा क्षेत्र तो के अंतर्गत तो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तृतीय क्षेत्र से हम उन्हें ऊपर मानते हैं, है ना। और इसमें जैसे आप तृतीयक में जाओगे, चतुर्थ में जाओगे, तो तृतीयक, चतुर्थ, पंचम की तरफ जाओगे तो इनकी जो संख्या है अर्थव्यवस्था में, है ना, कार्य करने वालों लोगों की क्या संख्या, कार्य करने वालों की क्या संख्या, कार्य करने वालों की संख्या क्या होती है, कम होने लगती है। क्या होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है। तो अगला पंचक है शीर्ष क्षेत्रों, जिसमें निर्णयन अधिकार, डिसीजन मेकिंग पर आधारित होते हैं, नीति निर्माता, प्रशासक वगैरह आदि, ठीक है। नीति निर्माता जैसे यहाँ अधिकारी वर्ग है ना, यहाँ नेता वर्ग है, ठीक है। तो इस प्रकार ये चतुर्थ और पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बस इसके उदाहरणों को आप ध्यान में रखिएगा और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। आज हमने आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसके क्षेत्र, उसके प्रकार पर विशेष रूप से चर्चा की। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं वो किन किन आधारों पर कार्य करते हैं। अर्थात जैसे आपने नाम सुना होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित, विकसित, है ना। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पर हम अगले लेक्चर्स में उसकी मूलभूत अवधारणाओं को समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।